तो मेरे बालक, आज का पहला टॉपिक क्या है बेटा? जो कल मैं लास्ट में छोड़ के गया था, आपको मालूम है डेफिनेशन पे भी हम काफी डेप्थ में जा रहे हैं। आज मैं बताऊंगा केल्विन की डेफिनेशन। केल्विन की यदि रटने वाली डेफिनेशन चाहिए तो वो है 1/273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। लेकिन ये सिर्फ रट्टाफिकेशन के अलावा कुछ नहीं। तो मैं पहले आपको ट्रिपल पॉइंट के बारे में 10 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। अब आप कहोगे सर वो काम भी आएगा जो आप समझाओगे? बेटा आपका यहाँ एक चैप्टर आएगा आने वाले टाइम में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें वो 5 मार्क्स का आर्टिकल है, उसे मैं वहां की जगह यही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उससे आपके ट्रिपल पॉइंट का कंसेप्ट सही हो जाएगा। तो मेरे बेटा ट्रिपल पॉइंट क्या है? कल मैं जाने से पहले एक बात पूछ रहा था आपसे, आदत से परेशान है, धीरे बोलो। मेरे बेटा ट्रिपल पॉइंट क्या है उसे समझने से पहले कल मैंने एक बात बताई थी, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है और मेल्टिंग पॉइंट क्या है। वाटर का, आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। सब जानते हैं, लेकिन क्या सच में? तो जवाब है नहीं। ये बदल सकता है। क्या हमेशा 0 डिग्री की आइस मेल्ट होगी? तो जवाब है नहीं। यदि आप प्रेशर बढ़ा दें तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। मान लो मेरे हाथ में, 2 हाथ में आइस है, आप जरा इस तरह से समझो, आइस का टेम्परेचर -4 डिग्री है। एक हाथ को खुला रखा, दूसरे को कस के दबाना शुरू कर दिया। शायद आप समझ गए हो, आपने करके भी देखा होगा, जिसे दबा रहे हो वो जल्दी पिघल जाती है। करके देखा कभी? 2 आइस क्यूब लेना, आदित्य बेटा 2 आइस क्यूब लेना, एक हाथ में एक दूसरे में, एक को बंद मत करना, एक को जितनी ताकत से दबा सकते हो दबाना, तो आप देखोगे आइस मेल्ट हो जाएगी। उसका कारण है प्रेशर के बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट गिरता है। जब भी आप वाटर पे प्रेशर बढ़ाते हैं, अभी ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब भी आप आइस पर प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। मान लो मेरे पास आइस है -4 डिग्री की, तो कायदे में ये मेल्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि 0 डिग्री पे मेल्ट होती है, ये तो -4 की है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0। टेम्परेचर आइस का क्या है? -4, नहीं पिघलेगी। लेकिन यदि मैं इस पर प्रेशर लगा दूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया -1, अब भी नहीं पिघलेगी। मैंने प्रेशर और बढ़ा दिया, प्रेशर और बढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया -2, और बढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया -3, और लास्ट और बढ़ा दिया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया -4। प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट गिरता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि आइस का टेम्परेचर भी -4 और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी -4। मेल्टिंग पॉइंट -4 का मतलब -4 पे बर्फ पिघलने लगेगी, और ये खुद -4 पे है तो मेल्ट होने लगेगी। और जब ये मेल्ट होनी शुरू होगी, चारों तरफ से पानी बनना शुरू हो जाएगा। प्रेशर हटा दो तो वो दोबारा से फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि -4 पर तो वो इसलिए मेल्ट हुआ था कि मैंने प्रेशर बढ़ा दिया था। अब आप कहोगे डेली लाइफ में इसका यूज करते हैं? हाँ। आपने कभी बर्फ का गोला खाया है? मुझे नहीं पता आपने खाया है, नौचंदी में आता है, 25 रुपए का देता है, उसमें लाल चटनी, हरी चटनी, मीठी वाली डाल के। वो क्या करता है? पहले बर्फ को घिसता है, फिर एक ग्लास में लेता है, फिर उस पर प्रेशर लगाता है, फिर स्टिक में लगा के दे देता है। यदि वो बर्फ को घिसे, स्टिक लगा करके पलट दे, तो क्या वो गोले के रूप में आ सकता है? तो ऐसा क्या हो जाता है प्रेशर बढ़ाने से कि वो गोला जुड़ जाता है? तो उसका जवाब है, जब वो घिसी हुई बर्फ इसमें डालता है तो नॉर्मली हमारे आसपास जो बर्फ बिकती है या फ्रीजर में बनती है, वो बर्फ होती है -3 से -4 डिग्री की। अभी अभी मैंने इसको घिसा है, ये -3 डिग्री की आइस है, ये मेल्ट नहीं होगी। अब उसने क्या किया? इसे ऊपर से दबाना शुरू कर दिया, हाथ से या किसी भी चीज से। जब वो दबाएगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन आएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट हो गया 0 से घट के -1, और प्रेशर बढ़ाया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया -2, और बढ़ाया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया -3। आइस का टेम्परेचर भी -3, मेल्टिंग पॉइंट भी -3,
तुरंत बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघलती है हमेशा सबसे पहले सरफेस पे, तो सरफेस की बर्फ पिघल के बीच में पानी भर जाएगा। -3 की आइस बदल गई है -3 के वाटर में, जो इनके गैप में भर गया। फिर वो हाथ हटा लेता है, जैसे ही हाथ हटाता है मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से 0 पहुंच जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट दोबारा से 0 हो गया तो बर्फ दोबारा से जम जाएगी। वो तो मजबूरी में पिघली थी, तो जो गैप थे उनमें पानी भर गया, प्रेशर हटाने से वो फिर से फ्रीज हो गया, और इस तरह से ये सिंगल पीस में बन गया। जिसको समझ में आ गया आप उठा। तो अल्टीमेटली मुझे और कुछ नहीं समझाना था। मुझे ना बर्फ के गोले से कोई मतलब, वैसे गर्मी और बढ़ेगी तो मतलब हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताना था मेल्टिंग पॉइंट हमेशा 0 नहीं रहता, प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट गिरने लगता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? तो कई बच्चे बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स। नहीं, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन कोएग्जिस्ट। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे 0 डिग्री से नीचे सिर्फ आपको बर्फ मिलेगी, पानी नहीं। मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर आपको सिर्फ पानी मिलेगा, बर्फ नहीं। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर है जिस पर पानी और बर्फ दोनों एग्जिस्ट करते हैं। नॉर्मली 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट, तो 0 डिग्री की बर्फ भी होती है आइस, और 0 डिग्री का वाटर भी होता है। -1 डिग्री का वाटर नहीं होता नॉर्मली, और +1 डिग्री की बर्फ नहीं होती। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर बर्फ और पानी दोनों एक साथ रह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट से नीचे सिर्फ बर्फ मिलेगी, मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर सिर्फ पानी मिलेगा। मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। कई बार होता है फ्रीजर में से आपने बर्फ निकाली, आधी जमी है आधी नहीं। यदि आधी जमी है आधी नहीं, यानी उसमें बर्फ भी है पानी भी है, तो ये 0 डिग्री की है। लेकिन यदि बर्फ पूरी जमी हुई है तो हो सकता है ये -3 -4 की हो, या पूरा पानी है तो वो 0 डिग्री से ऊपर का होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट की रिसेंट डेफिनेशन, रियल डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड्स कैन कोएग्जिस्ट। अच्छा, गले की दिक्कत का फर्क तो नहीं पड़ रहा ज़्यादा? पढ़ने नहीं दूंगा तो बेटा। अच्छा, इलेक्शन की सुन लो, मैं बुलाता रहूँगा। होने को डीएम ऑफिस से आज भी फ़ोन आया था कि सर सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेरा तो बंद पड़ा हुआ है। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, झूठ बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड के। मतलब ये कि यदि नोटिस आया तो मैं आपको प्री इन्फॉर्म कर दूंगा, अदरवाइज क्लास हमारी रेगुलर चलती रहेगी। यदि नोटिस नहीं आया तो क्लास में कोई छुट्टी नहीं। तो मेरे बेटा, मैं आपको यहाँ तक बता दिया, तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट आखिरी बार क्या डेफिनेशन है? एट विच। दूसरा आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मली 100 डिग्री होता है वाटर का, सबको पता है। 100 डिग्री पे पानी उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहां पर यह बात उठती है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्यों प्रेशर कुकर में बनाना चाहिए खाना? तो उसका जवाब है बॉइलिंग पॉइंट भी वेरिएबल है। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के बढ़ने पर बढ़ता है, प्रेशर के कम होने पर कम होता है, यानी उल्टा। मेल्टिंग पॉइंट क्या था? जब प्रेशर बढ़ा तो मेल्टिंग पॉइंट डाउन हुआ, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जब प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तभी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। यदि आप पानी के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब एक खुले कंटेनर में पानी है और एक प्रेशर कुकर के अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, इस पर विसिल लगी हुई है। मैंने इसे हीटअप किया, इसे हीटअप किया। इसमें जो हीटअप होने से वेपर्स बने वो हवा में उड़ गए, इसमें जो वेपर बने वो इकट्ठे होने लगे, और जब वेपर इकट्ठे हुए तो पानी पे प्रेशर पड़ने लगा, तभी तो प्रेशर कुकर कहते हैं। जितना तेज प्रेशर कुकर को गर्म करोगे, अंदर वेपर का प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। साधारण पानी, नॉर्मल प्रेशर वाला पानी 100 डिग्री पर उबलेगा, लेकिन प्रेशर वाला पानी हायर टेम्परेचर पर उबलेगा। मान लो ये 140 डिग्री पे उबल रहा है, तो जो सब्जियां इसमें पड़ी हैं वो 100 डिग्री पे कुक होंगी, और जो सब्जियां इसमें पड़ी हैं वो 140 डिग्री पे कुक होंगी। हाई टेम्परेचर पे कुकिंग के कारण कुकिंग फास्ट होगी। भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे उतनी ज़्यादा जल्दी कुकिंग होगी,
तो प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ता रहता है, जिससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है। विसल के वेट से डिसाइड होता है खाना जल्दी बनेगा या देर से। हल्की विसल में खाना देर से बनता है, जो विसल लगाते हैं ना ऊपर से, और भारी विसल में जल्दी बनता है। क्यों बेटा? यदि भारी विसल है तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन विसल को उठा नहीं पाएगा। और जब अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये उबलेगा 160 डिग्री पर, खाना और जल्दी बनाएगा। अब यदि हल्की विसल ले ली, हल्की सी विसल, थोड़ा सा प्रेशर होते ही उठ गई, और थोड़ा सा प्रेशर होते ही उठ गई, तो इसके अंदर कभी भी हाई प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा। और यदि हाई प्रेशर डेवलप ही नहीं होगा तो इसमें हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा, और हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा तो खाना देर से बनेगा। यानी विसल का वजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे कहते हैं तो फिर भारी विसल लगा देनी चाहिए। बेटा उसमें कुकर फटने का भी खतरा है। आप ये बताओ, मैंने एक बहुत भारी विसल लगा दी, अब यो ना उठने की आराम से, अंदर प्रेशर बनता गया बनता गया बनता गया, एक समय प्रेशर इतना बन गया, प्रेशर कुकर फट गया। यानी कि विसल भारी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फट सकता है, हल्की नहीं होनी चाहिए, खाना देर से बनेगा। तो सही वेट होना बहुत जरूरी है। तो जो कंपनीज हैं उनमें साइंटिस्ट रिसर्च करके बताते हैं कितने ग्राम की विसल होनी चाहिए। हर कुकर के लिए अलग विसल। बाजार में क्या होता है, हम लोग क्या, किसी की विसल खराब हो गई, सदर में गए, कोने पे, भैया विसल दे देना, जो फिट आ गई उसने दे दी। भाई साहब सोचो कितनी जिंदगी से खेल रहे हो। यदि उसने थोड़ी भारी दे दी तो कुकर हमेशा खतरे में रहेगा, कभी भी फट सकता है। और यदि हल्की दे दी तो गैस फूकेगा, हर रोज कम से कम 10-20 रुपए की गैस फूकेगा, हर महीने 600 रुपए का फालतू का खर्चा, साल भर में तुम हिसाब लगा लो 7-8 हजार रुपए फालतू के उड़ गए। तो मेरा कहने का मतलब है हमेशा ओरिजिनल कंपनी की ही विसल उस कुकर के साथ वाली लगानी चाहिए। क्या मेरा पर्पस इस समय प्रेशर कुकर या ये पढ़ाना था? नहीं, मेरा पर्पस ये। अच्छा, कई लोग सोचते हैं कुकर में खाना वैसे ही जल्दी बनता है। एक के घर में क्या, कुकर में कढ़ी पक रही थी, ऊपर से ढक नहीं रखा, तो मैंने कहा कुकर में क्यों पका रहे हो, भगोने में ही पका लो कि ना इसमें जल्दी बन जा। भैया मटेरियल थोड़ी कामयाब है, यहाँ कीमत मटेरियल की नहीं प्रेशर की है, प्रेशर बनाई नहीं। अच्छा, क्या जरूरी है हमें प्रेशर कुकर खरीदना चाहिए? नहीं, गांव में जाओ प्रेशर कुकर आज भी मिलेंगे बिना पैसे डाले। वो क्या करते हैं, एक भगोने पे प्लेट रख देते हैं और उस पर छोटा सा पत्थर रख देते हैं। मेरी नजर में इसमें पैसे डालना बर्बादी है, ये भी वही काम करेगा। अंदर वो स्टीम इकट्ठी होगी, स्टीम इकट्ठी जरूरत से ज्यादा हो गई तो वो ढक्कन को उठा के साइड से निकल जाएगी। अच्छा, फटने का कभी खतरा नहीं, जरूरत से ज्यादा प्रेशर हो गया तो कंटेनर नहीं फटेगा, प्लेट गिर जाएगी। ये ज्यादा सेफ है और ज्यादा फास्ट है कुकिंग। वो स्टाइल में मरे जाते हैं लोग, ना जी बढ़िया कंपनी का चाहिए, हॉकिंस का, वो भी काले वाला ब्रांडेड। तो हम जैसे जो टीचर हैं वो इस चीज में बहुत जगह बहस कर जाते हैं, लेकिन खैर करनी नहीं चाहिए। तो मैं एक बार लेने गया, मैंने पूछा इसकी विसिल कितने ग्राम की है, कितने PSU का प्रेशर झेल सकती है। कहा भाई साहब आप कहीं और से खरीद लो। पता मैंने गलत पूछा क्या? क्योंकि ज्यादा प्रेशर झेलेगी तो जल्दी कुकिंग करेगी। तो मास्टरों से कोई बात नहीं करना चाहता, ये तो बच्चे ही है जो झेलते हैं मास्टरों को, वो भी मजबूरी में। सिलेबस खत्म हो जाए फिर शक्ल देखना पसंद नहीं करते, शादी ब्याह में मिल जाओ साइड से निकल के चले जाएंगे, पकड़ लेगा। तो खैर तुम लोग ऐसे नहीं लग रहे मुझे, या तुम भी निकल जाया करोगे, मिलने आया करना। तो यहाँ पर आ गए। अब ये सारा समझा के मैंने क्यों समझाया, ट्रिपल पॉइंट के लिए, और ये सब सिलेबस का पार्ट है। भले ही इस चैप्टर में ट्रिपल पॉइंट है, लेकिन आने वाले चैप्टर में पूरा आएगा, तो इसीलिए डिटेल में समझा रहा हूं। हमने सीखा प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, प्रेशर घटने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस में प्रेशर बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है और प्रेशर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। अब हम आते, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड कैन कोएग्जिस्ट। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन खुद ही बता दो, लिक्विड एंड वेपर्स कैन कोएग्जिस्ट। है ना? तो ये दोनों बातें हो गई, कोएग्जिस्ट। बॉइलिंग पॉइंट में पानी और भाप यदि एक साथ है तो 100 डिग्री है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट है।
यदि कंटेनर में सिर्फ पानी है तो 100 से नीचे है, सिर्फ स्टीम है तो 100 से ऊपर है, दोनों है तो 100 पर है। अब बेटा ग्राफ की बात आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 5 मार्क्स का यही बता रहा था। ये ग्राफ 5 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। जिस दिन भी ये सिलेबस में आगे पढ़ाया जाएगा तो उसके बाद जितना जो भी स्कूल का एग्जाम होगा ये आता है। ये है प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ। ऊपर जाने का मतलब है प्रेशर का बढ़ना, नीचे आने का मतलब है प्रेशर का कम होना। राइट जाने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना, लेफ्ट जाने का मतलब है टेम्परेचर कम होना। यदि आप सीधी लाइन में जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं राइट जा रहा हूं। ऊपर जा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अच्छा मैं यहां जा रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, तो मतलब जितना प्रेशर यहां उतना ही प्रेशर यहां। तो पहले मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ग्राफ बनाऊंगा। मेरे पास है आइस जिसका ये प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। कितनी वैल्यू दैट डजंट मैटर। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी राइट आ गया, अब भी है आइस। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, राइट आ गया, अब भी आइस है। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये वाटर बन गया, यानी ये वाला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। आइस से तुम देखो राइट जाने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट भी टेम्परेचर ही तो है, मेल्टिंग पॉइंट भी टेम्परेचर ही तो है। तो इस टेम्परेचर पे आइस का वाटर बन गया, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट है। और गर्म किया, अभी भी वाटर है, और गर्म किया, अभी भी वाटर है, और गर्म किया, अभी भी वाटर है, और गर्म किया, स्टीम बन गया, यानी ये वाला पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। फिर और गर्म किया, स्टीम। तुम बताओ मैं जब राइट जा रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं या प्रेशर बढ़ा रहा हूं? टेम्परेचर ना, तो पहले आइस आइस आइस, मेल्ट हो गया वाटर 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 वाटर, मेल्ट हो वही फिर वेपराइज होकर के स्टीम स्टीम। अब यही ग्राफ दोबारा बनाऊंगा लेकिन पहले से कम प्रेशर पर। तुम देख सकते हो मेरा ग्राफ नीचे आ गया, और नीचे आने का मतलब है प्रेशर कम होना। अब वही ग्राफ दोबारा बनेगा लेकिन कम प्रेशर पर बनेगा। तो यदि कम प्रेशर पर बनेगा तो क्या देखने को मिलेगा? प्रेशर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ होगा। तुम बताओ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, पहले मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे था, अब मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर पे है। प्रेशर कम होने से मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। देख जिस जगह पे समझ में ना आए तुरंत हाथ उठा के मुझे रोक देना, बजाय इसके कि सारी आगे इस रेल निकल गई तब पूछ रहे हो। तुम बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर जिस पे आइस मेल्ट हुई। मेल्टिंग पॉइंट राइट चला गया यानी टेम्परेचर बढ़ गया, तो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ गया। अब आओ बॉइलिंग पॉइंट। मुझे बताओ प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है? तो बताओ ये वाला पॉइंट राइट जाएगा या लेफ्ट या राइट? किसे कंफ्यूजन है? इधर आ गया समझ में? राइट जाएगा लेफ्ट? पक्का ना? तो देखा जाए आइस, यहां पर भी आइस आइस आइस, वाटर वाटर, स्टीम स्टीम, तो वाटर की एग्जिस्टेंस पहले से कम हो गई। पहले मान लो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक वाटर था, अब 0 डिग्री की बजाय हो गया मान लो 20 डिग्री, और 100 की जगह हो गया 80। अब 20 से 80 डिग्री तक ही वाटर है। कहां से कहां तक? 20 से नीचे आइस है, 80 के ऊपर स्टीम है। मैंने यही बात और नीचे करी तो क्या होगा? आप देख पहुंचने वाले हैं ट्रिपल पॉइंट पर, और नीचे करी तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और राइट जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट और लेफ्ट जाएगा, यानी ये ग्राफ तो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस ग्राफ से पहले सॉलिड आइस, इस ग्राफ के बाद वाटर। ये पॉइंट से पहले हमेशा क्या मिलेगा? आइस। इसके बाद क्या मिलेगा? लेकिन इसके ऊपर क्या मिलेगा? आइस एंड वाटर बोथ, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट पर सॉलिड लिक्विड दोनों मिलते हैं। यहां क्या मिलेगा? वाटर। यहां क्या मिलेगी? स्टीम। इस पॉइंट पर क्या मिलेंगे? दोनों क्या मिलेंगे? अच्छा
बोलो यहाँ क्या मिलेगा, आइस या वाटर? यहाँ, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आइस एंड वाटर बोथ। यहाँ पर अब एक कहानी ऐसी होगी कि ये दोनों आकर के मिल जाएंगे। पहले वाटर 0 से 100 तक था, फिर 20 से 80 तक था, फिर बेटा मान लो 49 से 51 तक हो गया। अब एक समय ऐसा आया दोनों मिल गए। अब यही बॉइलिंग पॉइंट है, यही मेल्टिंग पॉइंट है। होगा क्या, आइस 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 आइस, आइस को हीट अप करते ही स्टीम, बीच का फेज गायब हो गया, सॉलिड से सीधे गैस बन गई, सॉलिड से सीधे। यही पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। अब नाम क्यों रखा गया ट्रिपल पॉइंट? इसका नाम इसलिए रखा गया, इस वाले पॉइंट पे कौन कौन सी फेज एग्जिस्ट करती है, सॉलिड लिक्विड, इस पर सॉलिड लिक्विड, इस पर कौन कौन सी फेज है को एग्जिस्ट करेगी, सॉलिड लिक्विड। भाई उधर के कारण सॉलिड लिक्विड, यहां को एग्जिस्ट करेंगे लिक्विड गैस, यहां को एग्जिस्ट करेंगे, यहां को एग्जिस्ट करेंगे। यानी ये पॉइंट तो ऐसा हो गया जिसपे सॉलिड लिक्विड गैस तीनों को एग्जिस्ट करेंगे। यदि आप ट्रिपल पॉइंट पर पहुंच गए तो क्या नजारा देखने को मिलेगा, नीचे बर्फ पड़ी होगी, थोड़ा पानी होगा और वो उबल रहा होगा, उसमें से स्टीम निकल रही होगी, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही है। इस टेम्परेचर पर पहुंच गए तो तीनों चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी, सॉलिड लिक्विड गैस, इसीलिए इसका नाम है ट्रिपल पॉइंट। क्वेश्चन आता है क्या हम डेली लाइफ में इसे देख सकते हैं? तो तुमने नोटिस किया कि हम प्रेशर कम करते जा रहे हैं, यानी ये फिनोमेना देखने को मिलता है लो प्रेशर पर। इतना लो प्रेशर डेली लाइफ में नहीं होता, इसलिए हम लोग ऐसा फिनोमेना देख नहीं पाते। पहाड़ों पे जाते हैं, पानी और बर्फ एक साथ देख आते हैं, और यदि कहीं पे कुकर खोलते हैं तो पानी और स्टीम एक साथ देख लेते हैं। लेकिन तीनों को एक साथ देखने के लिए लैब में जाना पड़ेगा, जहां प्रेशर कम करना पड़ेगा और ये फिनोमेना देखने को मिलेगा। हमारे साइंटिस्ट ने जब ट्रिपल पॉइंट नापा तो ये पानी का ट्रिपल पॉइंट था 273.16 केल्विन, ये कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब क्योंकि 273.16 केल्विन इज इक्वल टू है ट्रिपल पॉइंट, तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 अपॉन 273.16 ऑफ टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट। यहीं से आई है डेफिनेशन। तो यदि आपसे पूछे 1 केल्विन क्या है, तो 1 केल्विन इज दैट टेम्परेचर, 1 केल्विन इज 1 अपॉन 273.16 टाइम्स ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इससे ज्यादा मैं कोई नहीं समझा सकता था कि ट्रिपल पॉइंट क्या है, इसे लेकर के 1 केल्विन तक। जिसको समझ में आ गया हाथ उठा दो, कोई दिक्कत तो नहीं, हाथ नीचे। अब आता है अगली डेफिनेशन। देखो जो जो समझने वाली है वो सारी मैं पहले समझा दूं, एक आध होती है छोटी मोटी रटने वाली, वो तो शीट में लिखी हुई है। ये जो समझने वाली थी वो सब समझा रहा हूं। अब आता है नेक्स्ट, सॉलिड एंगल। देखो रेडियन तो मैं एक बार समझा चुका हूं, हुआ था बैच में जब मैंने बताया था पाई की वैल्यू 3.14 ही क्यों है। जिनकी लेट ज्वाइनिंग है वीडियो में मिल जाएगा, बस रोज 1-2 वीडियो का नियम बना लो, 5-7 दिन में बराबर आ जाओगे। और संडे के लिए टाइम लेने में संकोच मत करना, जिसे वीडियो से भी ना आए तो बोल देना, लेकिन वीडियो से देख जरूर लेना, क्योंकि संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी तो 1 घंटे की। अब कोई बच्चा आके कहे कि सर ये 15 वीडियो नहीं समझ में आई, भाई साहब मैं तो भाग लूँगा, उतनी स्पीड में तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा कोई बच्चे कहेंगे सर वीडियो में कुछ और बोला है, भैया जो क्लास में बोल रहा हूँ वही बोला हुआ है, ऐसा नहीं है क्लास में कुछ और बोला था, उसी बोलने से सबको समझ में आया था तो इससे भी आ जाएगा। तो कोशिश करो, नहीं आए छोटा मोटा दिक्कत हो तो आ जाना। अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। मेरे बेटा अगला पॉइंट हमारा है सॉलिड एंगल। देख बेटा ये एंगल तो आपने खूब पढ़े हैं, मैं कहूँ कि बेटा इन लाइन के बीच का एंगल बताओ तो कोई भी आ जाएगा डी ले करके कि ये सर 40 डिग्री है। मैं कहूँ ये वाला एंगल बताओ कि जी ये 90 डिग्री है π/2, ये एंगल बताओ कि 180 डिग्री है पाई। मैं कहूँ π/2 का सॉलिड एंगल बनाना तो अभी हमें पता ही नहीं। सॉलिड एंगल स्कूल में जरूर पढ़ा दिया होगा, सिर्फ एक फॉर्मूले के साथ। क्या पढ़ा है वैसे मुझे बता दो। सॉलिड एंगल
किसी को याद आ रहा हो? यदि मैं कहूँ मैक्सिमम सॉलिड एंगल एट अ पॉइंट कितना होता है, आज सीखोगे, कोई बात नहीं। स्कूल की बात स्कूल की गई अलग, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। कई बार मैं पूछता हूँ ना, तो मेरा पर्पज ये होता है मैं एक्सप्लेनेशन कितनी करूँ। यदि आप सबको मान लो कोई चीज़ पता है तो उस चीज़ पे टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं। अब आते हैं सॉलिड एंगल पर। मेरे बेटा, यदि कोई सरफेस है जिसका एरिया है ए, सॉलिड एंगल बनता कैसे है? साधारण एंगल तो दो लाइन से बन जाता है, सॉलिड एंगल सैकड़ों लाइन से बनता है। ये एरिया है ए, यहां है पॉइंट। आप इसे पॉइंट से जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, इसे जोड़िए, पीछे से जोड़िए, एक आइसक्रीम की कोन सी बन जाएगी। ये जो गोल वाला एंगल है यही सॉलिड एंगल है। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल होता है। जैसे आइसक्रीम की कोन कोई पतली सी है, कोई वाइड है, तो आप ये नहीं कहोगे कि आइसक्रीम की कोन में कम एंगल है, आप कहोगे कम सॉलिड एंगल है। अभी हो जाएगी, 5 मिनट और लगेंगे, जान पहचान हो जाएगी सॉलिड एंगल से। एक जैसे ये सर्किल है, ये पॉइंट है, सर्किल के हर पॉइंट को इससे जोड़ दो, बन गई आइसक्रीम की कोन। ये एंगल जो तैयार हुआ इसे एंगल नहीं सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है सॉलिड एंगल का सिंबल है ओमेगा। जैसे साधारण एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, सॉलिड एंगल को ओमेगा से। सॉलिड एंगल होता है ए अपॉन आर स्क्वायर, यानी ए तो है ये वाला एरिया और आर है पॉइंट से सरफेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो इसके परपेंडिकुलर है। मैं शेप कोई भी हो, मान लो ये बेटा मेरे पास कोई शेप है एरिया ए की, मैं पूछूं सॉलिड एंगल बताना, तो आप इसे भी जोड़ दो सारे को। अब बोर्ड पे ना समझ में आ रहा हो तो ये रही शेप, ये पॉइंट, तो बाउंड्री के हर पॉइंट को इससे जोड़ दो, एक इर्रेगुलर सा एंगल बन जाएगा, वही सॉलिड एंगल होगा। क्या पूछ रहा है बेटा? तुम ये बताओ, जैसे ये दो लाइन है तो क्या ये पॉइंट एंगल है या इनके बीच का जो गैप एंगल है? मैं पूछूं ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला कितना है? 40 है, 40 होगा, ये वाला 50 होगा, 30 होगा ना? क्या दूर जाने से एंगल बढ़ रहा है? अभी भी यस किसी आवाज आई कुछ, मुझे मन कर रहा जहर खा के मर जाऊं। ये एंगल कितने डिग्री है? 90। ये वाला कितना है बेटा? करीब 120। ये कितना है बेटा? 180। अरे भैया ऊपर नीचे जाने से क्या ये पॉइंट एंगल है या इनके बीच का स्पेस एंगल है? दोनों के बीच का गैप एंगल है। इस गैप को मेजर करते हैं हम एंगल से, यहां से यहां तक का गैप एंगल है। अब इसे कैसे डिफाइन किया जाए वो तो आप सोचो। दो लाइन के बीच का जो सेपरेशन है वो एक तरह से एंगल है। इसी तरह से ये पॉइंट सॉलिड एंगल नहीं है, ये सॉलिड एंगल है। ये चाहे यह लाइन यहां बनाऊं या ये बनाऊं, यदि ये बेटा 10 स्टेरेडियन का सॉलिड एंगल है तो यहां पर खींचोगे तो भी 10 स्टेरेडियन ही कहलाएगा, यहां पर खींचोगे तो भी 10 स्टेरेडियन कहलाएगा। जैसे ये पॉइंट एंगल नहीं है, क्या ये पॉइंट एंगल है या ये एंगल है? अब इसको डिफाइन कैसे करें वो कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो तो समझ लो ये बीच के जो ये पोर्शन है वो एंगल है, तो ये जो बीच का सारा पोर्शन है ये सॉलिड एंगल है। आई थिंक समझा दिया मैंने, आ गया ना? पॉइंट नहीं है। अच्छा, सॉलिड एंगल तो बन गया, फॉर्मूला भी याद हो गया। क्या है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला? ए अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, किसी पॉइंट पर सबसे बड़ा एंगल कितना होता है? तो देख, यदि मैं दो लाइन ऐसे बनाऊं तो एंगल π/2, एंगल की बात कर रहा हूं। यदि मैं ये वाली लाइन यहां की बजाय यहां खींच दूं तो एंगल पाई,
यदि हम ये लाइन यहाँ की बजाय यहाँ खींच दे तो एंगल 3π/2, और आखिरी यदि बेटा हम ये लाइन दूसरी भी यहीं खींच दे तो एंगल 2π। तुम्हें मालूम है पूरा 360 डिग्री का जो एंगल होता है 2π बोलते हैं। यस या नो? यस या नो? सबसे बड़ा एंगल 2π होता है। तुम कहोगे 2π से बड़ा भी तो होता है। अरे वो लाइन फिर घूम के वहीं आ जाती है। जैसे ये है मान लो 0 डिग्री, π/2, π, 3π/2, 2π, 2π के बाद फिर वहीं आ जाती है दोबारा। तो सबसे बड़ा एंगल 2π को माना जाता है, मैक्सिमम एंगल 2π। उसके बाद तो फिर रिपीटेशन हो जाता है। तभी जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा होगा 2π + θ = θ। शायद कहीं 9th-10th में कोने में लिखा हो। अब आ गए हम सॉलिड एंगल पर। सबसे बड़ा एंगल तो 2π होता है। मैक्सिमम एंगल एट अ पॉइंट इज 2π। तो मैक्सिमम सॉलिड एंगल कितना होता है? तो जवाब है 4π। सबसे बड़ा एंगल कौन बनाता है? सर्किल अपने सेंटर पे। सर्किल अपने सेंटर पे सबसे बड़ा एंगल बनाता है। और सबसे बड़ा सॉलिड एंगल कौन बनाता है? स्फीयर अपने सेंटर पे। कैसे? चलो जी सामने देखिए। आज के में नोट करने का कुछ नहीं है, सब शीट्स में लिखा है। अब तो 2 और 3 भी दे दिया आपको। 1 की 3 शीट लानी है, वो मैं कल ले आऊंगा। अब और जिस पे जो शीट मिसिंग हो लिख देना, मैडम को बता देना, वो मुझे लिख देंगे, मैं ले आऊंगा। तो मेरे बेटा ये बताओ, ये पॉइंट है, ये सरफेस है, एरिया ए, डिस्टेंस r, सॉलिड एंगल हो गई a/r²। यदि मैं इस एरिया को बढ़ा दूं तो सॉलिड एंगल बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ा दिया। तुम कहोगे घुमा क्यों बढ़ाया? घुमा के क्यों लाए? जिससे r उतना ही रहे, जितना r यहाँ उतना ही r यहाँ। यदि हम सीधा खींच देंगे तो यहाँ r कम होगा, यहाँ बढ़ जाएगा ना। हम चाहते हैं r बदले ना, इसलिए हमने घुमा दिया। अब मेरा चलो जी ये भी आ गया। तो अब मैं और बढ़ा दूं एरिया को, r उतना ही रखते हुए, सॉलिड एंगल और बढ़ गया। यदि हम एरिया को और बढ़ा दें तो और बड़ा हो गया। अरे भैया अब और क्या, इसे सारा चारों तरफ से घेर दो। एक पॉइंट के चारों तरफ, सर्किल नहीं स्फीयर। बोर्ड पे स्फीयर नहीं बन सकता, ये 3D है, जस्ट लाइक अ बॉल। एक तो इसका हर पॉइंट r डिस्टेंस पर है। अच्छा सिर्फ बोर्ड पे तो ऊपर नीचे दाएं बाएं दिख रहा है, आगे पीछे भी। यदि ये बॉल है, इफ इट इज अ बॉल, तो सेंटर से इधर भी r, ऊपर भी r, आगे भी r, लेफ्ट भी r, पीछे भी r। तो सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है। सरफेस का हर पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो क्या इससे बड़ा एरिया ले सकते हो इसे चारों तरफ से घेरने के लिए? तो यही है मैक्सिमम सॉलिड एंगल। मैक्सिमम सॉलिड एंगल होता है a/r², लेकिन a होगा स्फीयर का एरिया जो है 4πr² डिवाइडेड बाय r²। r² कट गया, 4π स्टेरेडियन। सबसे बड़ा सॉलिड एंगल होता है ये। कई बच्चे कहते हैं यदि हम रेडियस बढ़ा दें तो एरिया बढ़ जाएगा। अरे भाई साहब a बढ़ेगा तो r भी तो बढ़ जाएगा। मान लो तुमने बड़ा एरिया ले लिया स्फीयर का, छोटे से बड़ा, तो न्यूमरेटर बढ़ गया, लेकिन r बड़ा लेने से डिनोमिनेटर में r² भी तो बढ़ गया। r² भी तो बढ़ गया। कोई फर्क नहीं पड़ने का, हमेशा 4π आएगा, हमेशा 4π आएगा। स्फीयर के सेंटर पे 4π का एंगल होता है, गलत। सर्किल के सेंटर पे 2π का एंगल होता है। सर्किल के सेंटर पर, सर्किल के सेंटर पर 2π का एंगल होता है, और स्फीयर के सेंटर पर 4π का सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल। और जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ये कहीं नहीं मिलने का। इन्हें रिकॉर्ड में रख लेना है ऐसे पॉइंट्स को। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, सर्च करके देखना, सारा यूट्यूब भरा पड़ा है। सॉलिड एंगल इसे कहीं पे नहीं समझाया गया है। 34 साल से पढ़ा रहे हैं, 2 दिन के थोड़ी है। लेकिन
भूल गए तो तुम्हारी गलती है, मेरे से बता देना, मैं वीडियो भेज दूंगा। तो बताओ सबसे बड़ा एंगल कहाँ मिलता है? सर्किल के सेंटर पर। और सबसे बड़ा सॉलिड एंगल कहाँ मिलता है ओजस्विनी? स्फीयर के सेंटर पर। और वो कितना होता है? 4 पाई। अच्छा, यदि मैं कहता हूँ एंगल और सॉलिड एंगल में देख कितना अंतर है, मैं कहता हूँ पाई का एंगल बनाना, पाई का एंगल बन गया। पाई का सॉलिड एंगल बनाना, ये रहा आधा स्फीयर, पूरा स्फीयर 4 पाई सॉलिड एंगल, हेवी स्फीयर 2 पाई, यानी कि ये 2 पाई का है भी, 4 पाई का आधा। पाई का बनाना है तो और तरबूज की भाग सी काट दो। चल कोशिश करता हूं इसे काट दूं। ये जो हेमीस्फीयर का भी आधा है ये पाई है, लेकिन ये पाई का एंगल नहीं, पाई का सॉलिड एंगल है। तुमसे कोई कहे पाई का सॉलिड एंगल बनाना, तो देख पूरा स्फीयर सेंटर पे 4 पाई, आधा काट के हेमीस्फीयर 2 पाई, हेमीस्फीयर को भी आधा काट के जो तरबूज की फांक से निकली वो है पाई, और उसको भी आधा काट दो तो पाई बाय 2। यानी पाई बाय 2 का सॉलिड एंगल बनाना तो कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, तरबूज की फांसी बनानी पड़ेगी, जबकि पाई बाय 2 का एंगल बनाने में ये रहा। तो तुम्हें बस यही समझाना था कि सॉलिड एंगल क्या चीज है। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन का मतलब क्या है? क्या रेडियन पाई एंगल और पाई सॉलिड एंगल एक ही चीज है? तो जवाब है सब अलग। उम्मीद करता हूं ये भी क्लियर हो गया होगा। जिसको समझ में आ गया आप बता दो। हाथों की एक्सरसाइज करवा देता हूं, फिर हाथ नीचे, दोबारा पूछना है अभी तक में। अब आता है एम्पियर। एक और डेफिनेशन कर लें। अब तो 99 क्या 100% उम्मीद है कल थ्योरी खत्म हो जाएगी, लेकिन कल तक अपने स्कूल के नोट्स हिला डुला के देख लेना कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो वहां बता दिए गए मैंने नहीं बताया। एक्स्ट्रा जरूर एक आध कराया होगा, मुझे कल वो भेज देना या परसों बता देना आते ही, मैं समझाऊंगा। और यदि कोई भी टॉपिक नहीं मिला बाई चांस, तो फिर मैं परसों से ही न्यूमेरिकल शुरू कर दूंगा। 26 को तो शायद छुट्टी रखनी पड़ेगी, देखता हूं मौका मिल गया तो उस दिन भी आ जाएंगे। तुम में से किसी की वोट बनी है? देखो एज पूछने का इनडायरेक्ट मेथड बनी नहीं है, बनवाई नहीं, बनवाई नहीं। चलो तो ये आ गया। अब मैं आपको बता रहा था 1 एम्पियर क्या है। मेरे बेटा जब 2 वायर, करंट कैरिंग वायर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो क्या करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्जन कैसे होता है, ये जानने के लिए इंतजार कीजिए कल तक। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, बाय बाय। गले को और थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा, आज का समझ में आ ही गया होगा, आप भी। बाय बाय।